ब्रेक के बाद एक बार फिर से आपका स्वागत है। हमारे साथ कुछ और मेहमान हमारे जुड़ गए हैं। ओंकारेश्वर पांडे जी, संपादक द संडे इंडियन के हमारे साथ मौजूद हैं, वरिष्ठ पत्रकार हैं। स्वागत है आपका ओंकारेश्वर जी। हम लगातार बात कर रहे हैं तमाम अपने मेहमानों से कि क्या कुछ बजट को लेकर उनकी प्रतिक्रिया आई है, और साथ साथ हमारे साथ बीजेपी के नेता विजय जोली जी भी जल्द ही हमारे साथ जुड़ जाएंगे विजय चौक से। हम उनसे भी बात करेंगे कि विपक्ष क्या सोचता है इस बजट को लेकर। लेकिन हम अभी बात कर रहे थे रतन जी से। रतन जी कहते हैं कि बेहतरीन बजट है, क्योंकि कहीं ना कहीं कांग्रेस की भाषा बोल रहे हैं और हम इतनी आसानी से मानने वाले भी नहीं। हम लगातार उनसे यही कह रहे हैं। ओंकारेश्वर जी, आप भी पूरा बजट देख चुके हैं, आप क्या कहेंगे? आपकी पहली प्रतिक्रिया लूंगा मैं। देखिए, एक तरह का मुझे लगता है कि इससे बढ़िया कुछ करने की स्थिति में शायद चिदंबरम नहीं थे, लेकिन इससे निराशा हुई है आम आदमी को, क्योंकि आम आदमी के लिए सीधे कोई लाभ देने वाली चीज इसमें दिखाई नहीं दे रही है। महिलाओं को जरूर कुछ निर्भया फंड और निर्भय उसको करके उन्होंने कुछ बजट दिया है और इंफ्रास्ट्रक्चर को मजबूत करने की दिशा में एक कदम उठाया है, जो कि लॉन्ग टर्म में दीर्घकालिक तौर पर अर्थव्यवस्था को और देश की अर्थव्यवस्था को ठीक करेगा। लेकिन आज जब आम आदमी महंगाई से त्राहिमाम कर रहा है, उसको जो राहत मिलनी चाहिए थी वो कहीं से राहत इस बजट में दिखाई नहीं दे रही है। बिल्कुल, राहत कहीं दिखाई नहीं दे रही है। यहाँ अगर हम बात करें, आपने कहीं महिलाओं के लिए बहुत सारी योजनाएं चलाई है। मैं बार बार रतन जी से भी ये कह रहा था, योजनाएं पिछले हर बजट में कुछ ना कुछ योजनाओं की घोषणा की गई है, लेकिन वो उतरती नहीं है जमीन पर। यही बात तो है, ये बार बार योजनाओं करने से क्या ये जो बजट इस बार एलोकेट हुआ कि महिलाओं के लिए 1000 करोड़ रुपए एलोकेट किए जा रहे हैं, ये फंड क्रिएट हो रहा है, ये बैंक क्रिएट हो रहा है, लेकिन कहां इससे सीधे तौर पर महिलाएं कब लाभान्वित होंगी, ये देखने वाली बात है। ये कब योजना कागज पे रहेगी, जमीन पर उतरते उतरते 2014 का चुनाव निपट जाएगा। इस समय तो तत्काल उन्हें राहत देने की आवश्यकता थी। और मैं समझता हूं कि खास तौर से मैं एक बात का जिक्र करना चाहूंगा। देखिए, आज आम आदमी सबसे ज्यादा जिस चीज से पीड़ित और प्रभावित है वो है बैंकों के इंटरेस्ट रेट। आप बैंकों का इंटरेस्ट रेट आपने इतना बढ़ा के रखा हुआ है कि हर आदमी, चाहे वो हाउस लोन हो या वो किसी भी गाड़ी का लोन हो या किसी भी चीज का लोन लेता है, उससे परेशान रहता है। और जितना लोन है उससे इंटरेस्ट उस पर कितना ज्यादा है, उसमें कहीं राहत नहीं है। आपकी जो कमाई मध्यम वर्ग की या निम्न मध्यम वर्ग की है, उस पर कोई राहत नहीं है। इनकम में उस कहीं से भी कम नहीं किया गया। सरल शब्दों में कहूं कि जो दाल और रोटी खाता है, रोज कमाता है, रोज खाता है, उसके लिए कोई राहत नहीं है। और किसके लिए? यहाँ रतन जी कुछ कहना चाह रहे हैं। मैं इसमें दो तीन बातें हैं। नंबर एक बात तो जैसा मैंने पहले कहा कि वित्त मंत्री के सामने प्राथमिकता जो है वो देश के हित की रही है, इसलिए वो चुनावी लालच में आप कह रहे हैं कि व्यक्ति का हित नहीं, क्योंकि आपने कहा अभी कि जो देश के लोग इमीडिएट उनको नहीं मिलेगा, तो इमीडिएट में राष्ट्र हित में राष्ट्र के लोग शामिल नहीं है। वो मैं उसी की बात कर रहा हूँ, वो राष्ट्र के लोग, इंफ्रास्ट्रक्चर की बात है। आप कहते हैं कि गरीब आदमी को राहत कहां मिली है? गरीब आदमी को राहत कहां मिली है? कृषि के अंदर अगर आप लोन का रिपेमेंट करते हैं टाइम के ऊपर, तो आपको 4% से दोबारा लोन मिल रहा है। ये इसी बजट के अंदर आया है, 4% रेट के ऊपर। आप हैंडलूम के अंदर जो महिलाएं काम कर रही हैं, 1 करोड़ से ऊपर, 6% बैंक के इंटरेस्ट से उनको लोन देने की बात की है। 6% लोन इंटरेस्ट दी। दूसरी बात, आपको सेविंग बढ़ाने की जरूरत है। मैं माफ कीजिएगा रतन जी, एक चीज जोड़ना चाहूंगा। मैं एक खास बात, उन्होंने 6% लोन की बात कही। क्या आपको पता है कि अमेरिका में और दूसरे कंट्रीज में रेट ऑफ इंटरेस्ट क्या है बैंकों का? ऐसा है कि पता है? क्या हमारे यहाँ 2 से 4% रेट ऑफ इंटरेस्ट है, और आप यहाँ सबसे गरीब तबके को, जिसको आप मदद देने की बात कर रहे हैं, उसको आप 6% हम 4.5% देने की बात कर रहे हैं। जापान में माइनस है, जापान में कोई इंटरेस्ट नहीं लिया जाता। 4.5% तक हम लोग भी आए थे। जितनी कहां 4.5%? हमें तो याद नहीं है जितनी सब्सिडी जमाने की आप बात कर रहे हैं। 4.5% सेविंग, बिल्कुल नहीं, सेविंग के ऊपर 4.5%, सेविंग के ऊपर नहीं। आप जो बैंकों से आज जो वो लग रहा है, ठीक है, ये हैंडलूम क्षेत्र के लोग एक थोड़े से लोग हैं जो उनको भी राहत मिलनी चाहिए। उनको हम कह रहे हैं कि आप वर्गों में बांट के ये क्यों फायदा पहुंचा रहे हैं? आप पूरे देश को क्यों नहीं फायदा पहुंचा रहे हैं? हैंडलूम में गरीब लोग हैं, हम भी गरीब हैं भाई, दूसरे लोग भी गरीब हैं। आप देखिए, जितने आम आदमी को इसको फायदा उठाना चाहिए। एजुकेशन के लिए जो लोन है, उसका एजुकेशन पे सेस आपने बरकरार रखा हुआ है। एजुकेशन पे कोई सेस कम नहीं हुआ। नहीं, एजुकेशन के अंदर जो हम लोन गवर्नमेनमेंट प्रोवाइड कर रही थी, लेकिन सिर्फ वोकेशनल स्टडी और कृषि विज्ञान स्टडीज में वो फंड, उसके अलावा वो फंड आपने बढ़ाया है। आप एक बात क्यों बोल रहे हैं? देखिए, पिछली सरकार ने, मनमोहन सिंह जी ने 60,000 करोड़ रुपए किसानों के लिए राहत दी थी। मैं आपको याद दिलाना चाहता हूं कि आप दूसरे को नहीं बोलने देंगे। नहीं, मैं बड़ी शांति से सुन रहा था, और बहुत सारी चीजें, सिर्फ एक बात सुनिए, बहुत सारी बातें आपने दोनों लोगों फैक्चुअली मिस्टेक कही। आप बताइए, कोई फैक्चुअली बताइए, एक-एक करके मैं जानता हूं। चलिए रतन जी, पहले आप ही बताइए। जो चीजें फैक्चुअली ठीक रही हैं, हम कम से कम उन बातों का जिक्र यहां पे ना करें। हमने ये कहा कि साहब टॉप बॉक्स जो है वो महंगा हो जाएगा, सेट टॉप बॉक्स, क्योंकि सेट टॉप बॉक्स महंगा हो जाएगा, क्योंकि हम उसका उस पर, उन्होंने इस पे टैक्स लगाया है।
उन्होंने मार्बल के ऊपर टैक्स लगाया है, जो हम बाहर से इंपोर्ट कर रहे हैं। दो चीजों के ऊपर उन्होंने निश्चित रूप से टैक्स लगाया। उसकी फिलॉसफी, उसमें उन्होंने जो बात कही है, आपने वो सेंटेंस भी सुना है क्या? आज हमारे को सेट बॉक्स जैसी चीज को क्यों बाहर से मंगाना चाहिए? क्योंकि हमारा चाइना का आदमी, चाइना का जो प्रोड्यूसर है, जिस रेट में वो यहां दे रहा है, हिंदुस्तान का प्रोड्यूसर उससे कंपीट नहीं कर पा रहा। तो उसको बचाने के लिए क्या आवश्यक है कि बाहर से आने वाली वस्तु को हम महंगा कर दें, जिसके अंदर बहुत ज्यादा टेक्नोलॉजी, बहुत ज्यादा टेक्नोलॉजी वालों को राहत देते ना, उसको राहत है, ये उसी को राहत है। अगर उसकी चीज बिकेगी, उसका प्रोडक्शन बढ़ेगा। देखिए, आप 1000 चीज बनाते हैं, 1000 चीज बनाते हैं, आपको फैक्ट्री का रेंट उतना ही देना है, आपको अपने सैलरी की, मैनेजर की सैलरी उतनी ही देनी है, आपको बाकी जितने टैक्सेस हैं वो उतने ही देने। अगर उसी बिल्डिंग के अंदर उसी मैनेजर से आप 1000 की बजाय 1500 चीजें बनाने की स्थिति में आ जाते हैं, तो जो कॉस्ट आप 1000 पे पड़ रही थी, वो कॉस्ट आपको 1500 चीजें हैं। तो उससे क्या होगा? नहीं, आपने सेट बॉक्स की बात की, मैं उसी की बात कर रहा हूं, एक दफा मैं उसी की बात कर रहा हूं। एक बार आज क्या जरूरत है कि मार्बल बाहर से आना चाहिए? क्या जरूरत है कि मार्बल बाहर से आना चाहिए? क्यों नहीं इस देश के अंदर मार्बल की इंडस्ट्री को बढ़ावा अगर हम मिलना गंभीरता चाहिए? से इस बजट की बात करें तो मैं एक प्रश्न आपकी से आना चाहूंगा। मैं चाहूंगा कि हम आराम से कम मुद्दों की, क्योंकि जनता चाहती है कि उसे समझ आए कि उसे क्या मिल रहा है या उससे उल्टा छीना जा रहा है। मैं यहां बहुत स्पष्ट कर देना चाहूंगा तस्वीर। आपने बात की कृषि की, कि कृषि में बहुत सारी हम 4 से 4.5% देते हैं। कृषि आधुनिकरण, जो किसान है वो लगातार बार बार बात कर रहे थे कि उन्हें आधुनिक करने के लिए कुछ योजनाएं चली जाए, कुछ ऐसा फंड उन्हें उपलब्ध कराया जाए ताकि वो आधुनिकता की दौड़ में, जो आज हम विश्व के और किसानों को देखें वो हमसे बहुत आगे निकल चुके हैं, वहां कोई योजना नहीं, वहां कोई फंडिंग नहीं की गई। आखिर क्यों नहीं? आप देख रहे हैं कि पहले जो फौरी राहत मिलनी थी वो नहीं मिली। यस, मैं उसी की बात कर, जो पहले किसानों को लोन मिलता था, उसकी जो फंडिंग गवर्नमेंट करती थी वो केवल शेड्यूल्ड बैंक को करती थी। चलिए, पब्लिक सेक्टर के बैंकों, अब कह रही 14000 करोड़ रुपया नॉन पब्लिक सेक्टर के जो बैंक है उसको भी अवेलेबल। बिल्कुल, रतन जी वापस आऊंगा, रतन जी वापस किसान के लिए दिया गया। रतन जी वापस आऊंगा। पांडे जी भी हमारे साथ मौजूद हैं। फिलहाल हम सीधे चलते हैं विजय चौक, हमारे साथ विजय जॉली जी भी जुड़ गए हैं। विजय जी, स्वागत है आपका एमएचए न्यूज में। जी नमस्कार विजय जी, यहां सबसे पहले तो आपसे प्रतिक्रिया जानना चाहूंगा, विपक्ष होने के नाते कैसा लगा आपको बजट? क्या कहते हैं इस बजट के बारे में? क्योंकि जितने लोग बाहर निकले हैं विपक्ष के, उन्होंने तो धज्जियां उड़ा दी बजट की। देखिए, ये बजट राजनीति से प्रेरित है। ये बजट चुनावी बजट है। चुनावी वर्ष में जब आम आदमी को बढ़ती हुई महंगाई से और भ्रष्टाचार से कहीं ना कहीं जो त्रस्त है, उसको कोई ना कोई इंसेंटिव दिए जाने चाहिए थे, इस बजट ने आम आदमी के हितों के विपरीत काम करने का काम किया है। और आज जिस प्रकार से पार्लियामेंट में इस बजट के पेश होने के बाद अनप्रेसिडेंटेड रूप से शेयर मार्केट बाजार में गिरावट आई है, ये गिरावट इस बात का द्योतक है कि सरकार के और यूपीए गवर्नमेंट के इस बजट के अंदर आम आदमी का, बिजनेस कम्युनिटी का और रोजगार देने वाली इंडस्ट्रीज का विश्वास नहीं है। और शायद इस कारण से बढ़ती हुई महंगाई के ऊपर इस बजट के माध्यम से आम आदमी को किसी भी प्रकार की राहत मिलने वाली नहीं है। और तो और जो सरकारी कर्मचारी है, गवर्नमेंट सर्वेंट है, जो एक फिक्स्ड सैलरी बजट के अंदर काम करता है, उसको भी किसी भी प्रकार से कोई भी बेनिफिट देने की बात इस सरकार के बजट में सामने नहीं आई है। बिल्कुल, लेकिन विजय जी, जैसे कि आप बात कर रहे हैं कि कुछ खास फायदा नहीं पहुंचा है, लेकिन बहुत सारे ऐसे सेक्टर हैं जहां पर कोशिश की गई है सरकार की तरफ से, भले ही अभी कागजों में है, चाहे वो महिलाओं को लेकर हो, चाहे इंफ्रास्ट्रक्चर को लेकर हो, कुछ कोशिशें तो की गई हैं, तो कहीं कहीं तारीफ करना भी बनेगा। देखिए, मेरा ये मानना है कि विपक्ष का काम तारीफ करना भी रहता है और सरकार को ठोकना भी और जगाने का काम भी करता है। और अगर वाहवाही लूटनी है तो कांग्रेस को अपने एमपी से, अपने मंत्रियों से और अपने कैडर से वाहवाही लूटनी चाहिए। लेकिन अगर आम आदमी के हित में बात की जाएगी तो विपक्ष की भूमिका का निर्वाह करते हुए हमें सरकार को बताने का, जगाने का पूरा अधिकार है। और अगर आम आदमी आज बढ़ती हुई महंगाई से त्रस्त है, देश के अंदर महिलाओं के उत्थान के लिए, विमेन एम्पावरमेंट के लिए प्रभावी योजनाओं के ऊपर खर्च को बढ़ाने के साथ साथ जो गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर है, अगर उसको कम करने की बात यह सरकार नहीं करती है, तो बीजेपी रिजर्व्स इट्स राइट टू क्रिटिसाइज दिस गवर्नमेंट एंड पुट दिस गवर्नमेंट ऑन द मैट
inside the parliament and outside the parliament. विजय जी हमारे साथ रतन जैन जी भी मौजूद हैं। रतन जी कुछ जवाब देना चाहेंगे, रिस्पॉन्ड करेंगे इस बात पर? मैं विजय जी के वक्तव्य को सुनकर बहुत ही ये मान रहा हूं कि वो कहना क्या चाहते हैं। वो कह रहे हैं कि ये पॉलिटिकल बजट है, चुनाव को ध्यान में रखकर बनाया गया है। अगर बजट चुनाव को ध्यान में रख के बनाया जाता तो फिर तो आम आदमी को ज्यादा से ज्यादा राहत देते, तभी तो आम आदमी कांग्रेस को या मतलब आप भी मानते हैं राहत नहीं दी है? नहीं, एक मिनट। दूसरी बात वो क्या कह रहे हैं? दूसरी बात वो कह रहे हैं कि आम आदमी को त्रस्त किया गया है। यानी दोनों ही बातें, अगर त्रस्त किया गया है तो फिर इसका मतलब चुनाव का हित कहीं ध्यान में नहीं होना चाहिए। आम आदमी को त्रस्त करके कोई चुनाव थोड़ी जीतता है। तो वो जो स्टेटमेंट दे रहे हैं वो बड़ी कॉन्ट्राडिक्टरी स्टेटमेंट है। दूसरी बात देखिए, आप एक दर्शन को समझिए, किसी भी चीज की जब तक आप सप्लाई नहीं बढ़ाएंगे तब तक आप महंगाई को नहीं रोक पाएंगे। इस पूरे बजट का जो प्रोसेस है वो लोगों की परचेजिंग पावर को बढ़ाने का है और दूसरे बाजार के अंदर सप्लाई को बढ़ाने का है। ज्यादा नौकरियां पैदा हो, इंफ्रास्ट्रक्चर है, 50,000 करोड़ रुपए के बॉन्ड लाने की बात चल रही है, इंडस्ट्रियल कॉरिडोर बनाने की बात चल रही है, 3,000 लंबी सड़कें बनाने की बात चल रही है। यह सारा काम जो है इंफ्रास्ट्रक्चर। एक मैं दो बातें आपसे कहना चाहता हूं। देखिए, अभी इस देश के अंदर सेविंग की स्थिति क्या है? पहली बार इस बजट के अंदर एक आंकड़ा है। मैं और आप क्यों सेविंग नहीं करना चाहते? हमको पता है कि महंगाई की जो दर है वो ज्यादा है और जो बैंक से इंटरेस्ट मिलता है वो कम मिलता है। बैंक से इंटरेस्ट 8% मिला, महंगाई 10% बढ़ी तो 2% का घाटा हो गया। इस बजट के अंदर कहीं ना कहीं इसको प्राइस इंडेक्स के साथ जोड़ा गया है। आज मैं जो बचत करूंगा, जो उस समय का इन्फ्लेशन का रेट होगा, मुझे इंटरेस्ट उसके हिसाब से मिलेगा। दिस इज एन इंस्ट्रूमेंट। रतन जी यहाँ मैं वापस एक बार जॉली जी के पास जाऊंगा। जॉली जी, आपने भी बातें सुनी। रतन जान जी कहते हैं कि कहीं ना कहीं जो बातें कर रहा है विपक्ष, वो दो तरह की बातें कर रहा है। एक तरफ वो कहता है कि आम जनता का ख्याल नहीं रखा, त्रस्त किया, दूसरी तरफ कहता है चुनावी बजट है। कुछ रिस्पॉन्ड करना चाहेंगे इस पर? देखिए, मुझे लगता है कि ये शायद सरकार के स्पोक्समैन बन के बोलना चाहते हैं। मैं इनसे पूछना चाहता हूं, क्या ये बजट के अनाउंसमेंट के बाद क्या बढ़ती हुई महंगाई के ऊपर अंकुश लगाया जा सकता है? क्या आम आदमी और गवर्नमेंट सर्वेंट को किसी भी प्रकार के और बेनिफिट देने की बात हुई? क्या इस बजट से रोजगार के अन्य साधन, बेरोजगारी कम होगी? मैं इनसे ये पूछ रहा हूं। ये इंडेक्स की बात करते हैं, ये इंटरेस्ट रेट की बात करते हैं। हर एक सरकार का, जो सरकार केंद्र में रहती है, जो बजट लाती है, यह उसका दायित्व है देश के प्रत्येक वर्ग का प्रतिनिधित्व करते हुए उसका ख्याल रखें। चुनावी वर्ष के अंदर इस प्रकार का बजट लाना जिसके अंदर मैं ये मानता ये सरकार आम आदमी के हित में काम कर रही है। अगर इनकम टैक्स के स्लैब्स के अंदर कोई ना कोई बेनिफिट सैलरीड क्लास को, गवर्नमेंट सर्वेंट्स को, बिजनेसमैन को, छोटा मोटा लघु धंधा उद्योग चलाने वाले को मिलता, लेकिन इस प्रकार के तो कोई भी बेनिफिट किसी भी वर्ग को देने की बात नहीं है। इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप करना यह केंद्र सरकार की प्रतिबद्धता है। हाईवे, 2 वे, 3 वे, 6 वे, 8 वे लेन्स बनाना इस सरकार की प्रतिबद्धता है, क्योंकि देश की जनता ने पिछले चुनाव में इस सरकार को देश के अंदर मॉडर्निटी के नाम के ऊपर, इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट के नाम के ऊपर अपना मत दिया था। लेकिन उसके बावजूद ना तो ये महंगाई को रोक पाए और ना ये करप्शन को रोक पाए। करप्शन को रोकने के लिए इस सरकार ने किस प्रकार की घोषणाएं करी है? इसलिए ये जो कह रहे हैं, मैं इनकी बात से सहमत नहीं हूं। बिल्कुल, कुछ कहेंगे आप? वो निश्चित रूप से वो सहमत नहीं होंगे, लेकिन वो लॉजिकल बात करें, आम आदमी की बात करें। नहीं, मैं आम आदमी की बात कर रहा हूं। मैं आम आदमी की बात कर रहा हूं। देखिए, मैंने इस बजट के ऊपर जितने विपक्ष के बड़े बड़े नेता हैं उन सबकी प्रतिक्रियाएं सुनी है। उन सबका एक आरोप है सीधा सीधा सा कि साहब ये योजनाएं घोषित तो हो गई, अब ये लागू होंगी या नहीं होंगी इसका जवाब नहीं। यहाँ इसके अलावा भी प्रश्न है रतन जी, केवल यही प्रश्न नहीं है कि लागू होंगी कि नहीं। मेरे को बात पूरी करने दीजिए। इसका जवाब ये कि 1 साल, जैसे अब की बार अनुसूचित जाति के लिए, एसटी एसटी के लिए करीब 60,000 करोड़ रुपए का प्रोविजन किया गया और उसके अंदर वित्त मंत्री जी ने कहा कि इस फंड का डाइवर्जन नहीं होगा। आप इस पैसे को केवल इसी कॉज के लिए, इन्हीं लोगों के वेलफेयर के लिए खर्च करेंगे, आप इसको डाइवर्ट नहीं कर सकते। तो उसके अंदर विपक्ष का जवाब क्या है कि साहब ये तो देखना पड़ेगा, डाइवर्ट होगा। हां देखिए, इंतजार करिए, इंतजार करने से पहले आलोचना मत कीजिए। दूसरी बात, फिक्की ने, एसोचैम ने, सीसीआई ने, जितने भी इस देश के बड़े इंडस्ट्रियल ग्रुप का है, इंडस्ट्रियल का रिप्रेजेंटेशन करने वाले लोग हैं, उन सब ने मुक्त कर से इस बजट की प्रशंसा की है। आप ये बात क्यों भूल रहे हैं बार बार? जिस बात पे मैं जोर देना चाहता हूं कि आज 1.5 लाख करोड़ रुपए के एडिशनल फंड की व्यवस्था इस वित्त मंत्री ने की है इन विषम परिस्थितियों में जिस समय आपका देश के अंदर प्रोडक्शन मिनिमम है। 1.5 लाख करोड़ रुपए की व्यवस्था की है और उस 1.5 लाख करोड़ रुपए की व्यवस्था के अंदर इसने गरीब आदमी के ऊपर, आम आदमी के ऊपर किसी भी प्रकार का कोई नया टैक्स नहीं लगाया है।
2000 रुपए की जो आपने दी है, लेकिन कोई नया टैक्स नहीं लगाया है, पैसा उससे लिया है जिसकी इनकम। लेकिन आप पैसा जिनसे ले रहे हैं, अभी पांडे जी भी यही कह रहे थे, देने का कोई इंतजाम क्यों नहीं है? पांडे जिससे 1 करोड़। और दूसरी तरफ सारी जो दूसरी तरफ चीजें हैं, तीन बातें मुझे कहनी है। नंबर 1, इंतजार कीजिए इस बजट से महंगाई कम होगी। नंबर 2, इंतजार कीजिए इस बजट से रोजगार के अवसर बढ़ेंगे। तीसरी बात, इंतजार कीजिए इस देश के आम आदमी को, जो अब तक उपेक्षित रहा है, किसी ना किसी तरह से समाज की मुख्य धारा का लाभ जिसको नहीं मिला है, वो इससे लाभान्वित होगा। बिल्कुल, पांडे जी भी कुछ बोलना चाह रहे हैं, लेकिन जॉली जी, इंतजार कीजिए, कांग्रेस कहती है कि इंतजार कीजिए महंगाई कम होगी, इंतजार कीजिए रोजगार बढ़ेगा, लेकिन कब तक इंतजार? कुछ रिस्पॉन्ड? देखिए, 9 साल से देश की जनता, विपक्ष इंतजार ही कर रहा है। कब तक इंतजार करेंगे? हां, अब कांग्रेस के लोग इंतजार करें। 12 महीने के अंदर जब इस सरकार को देश की जनता बाहर फेंक देगी, तब इंतजार करेगी कांग्रेस के मेरे मित्र और कांग्रेस के नेता और कांग्रेस की सरकार और देश के प्रधानमंत्री। अगर आम आदमी को महंगाई की मार से मुक्त नहीं किया गया, तो इंतजार करना पड़ेगा कांग्रेस के मित्रों को, जो टीवी के चैनल्स में आकर बड़ी 9 साल से देश का आम आदमी इंतजार कर रहा है। अब 12 महीने के बाद इस सरकार को भी इंतजार करना पड़ेगा। सपने लेने में कोई बुराई नहीं। बिल्कुल, यहां सपनों की बात करेंगे हम। मुझे ऐसा लग रहा है कि हम दूसरी डिबेट में चले गए। सिर्फ एक बात कहें जी, सपने लेने में कोई बुराई नहीं है। विपक्ष के सपने तो हम भी दिखा रहे हैं। शाइनिंग इंडिया से 9 साल तक हम बड़ी मजबूती के साथ बैठे हैं। शाइनिंग इंडिया का वो जो स्वर्णिम इंतजार की बात थी, उस शाइनिंग इंडिया के बाद 9 साल से भी सरकार बनी। मुझे लगता है कि 9 साल के बाद आने के बाद, 9 साल सरकार चलाने के बाद अगर आप कहेंगे कि और इंतजार करिए, नहीं, इंतजार करने का लोगों का सब्र, इंतजार करने का मतलब ये नहीं है, इंतजार करने का मतलब ये नहीं है कि अगर 2 बजे बजट पेश हुआ तो 2:30 बजे आप रिजल्ट नहीं देख सकते हैं। नहीं, ऐसा नहीं होता। इंतजार करने का मतलब ये कि जब बजट अपने इम्प्लीमेंटेशन के प्रोसेस में आएगा, अगले महीने में, 2 महीने में आपको इसका असर दिखाई देगा। लेकिन असर कहां? अगर हम बात करें, आप असर की बात कर रहे हैं, विजय जी भी हमारे साथ हैं, पांडे जी भी हमारे साथ हैं। मैं एक सवाल, मैं तीनों लोगों के पास आना चाहूंगा। पांडे जी, सबसे पहले मैं आपके पास, रतन जी आप अपनी बात कह चुके हैं, आपके पास भी आऊंगा। पांडे जी ये कहते हैं कि चीजों का असर चंद दिनों में नजर आएगा, धीरे धीरे जब योजनाएं धीरे धीरे जब कार्यान्वित होंगी, तब धीरे धीरे जमीन पर उनके अंकुर फूटेंगे, तब पता लगेगा आपको फायदा हुआ। लेकिन मुझे ऐसी कोई योजना भी नजर नहीं आती जो महंगाई को रोक सके। ये योजना है भी, मैं अगर जिन्होंने, जैसे पवन जी ने कहा, रतन जी ने, कि ये योजनाएं हैं और इतने इतने हजार करोड़ में, राजीव गांधी जी से लेके आज तक मैं उन बातों को दोहरा रहा हूं जिसको राहुल जी ने भी दोहराया है, राहुल गांधी ने पिछले दिनों, कि जो 15 पैसे जमीन पर जाते थे, वो आज उसमें से बढ़ोतरी हो के ऐसा नहीं हो पाया है कि राहुल गांधी दावा कर सकें या ये सरकार दावा कर सके कि अब वो 25 हो गया या 50 हो गया, आज 50 पैसे जमीन पर जा रहा है। करप्शन का रेट वहां से लेके आज तक घटा नहीं है, लगातार बढ़ा है। जो हजारों में होता था आज वो लाखों करोड़ में पहुंच गया है। तो जब तक आप योजनाएं कागज पे बनाएंगे और जमीन पर जाएगी, उसमें से कितना पैसा जमीन पर उतर आएगा, ये देखने की बात है। और अब जनता के पास ये सेकंड टर्म है, 9वां साल है, अब इसके पास धैर्य नहीं है जनता के पास कि और इंतजार करे और देखे। तीसरी बात मैं महत्वपूर्ण कहना चाहता हूं, देखिए, भारत में ये परंपरा, एक ऐसा लोकतांत्रिक देश है जहां पर ये परंपरा होनी चाहिए और हमें दूसरे देशों से इस बारे में सीखना चाहिए, क्यूबा जैसे देशों से। यहां पर जो हम बजट बनाते हैं या ऐसी चीजें तैयार करते हैं, नीतियां बनाते हैं, उसमें आम आदमी से या खास तौर से डिफरेंट सेक्शन के लोगों से, जो डिप्राइव्ड लोग हैं, उनसे कंसल्टेशन की कोई प्रक्रिया नहीं होती। एसी कमरे में बैठ के बजट बनाए जाते हैं, बैंकों को ध्यान में रखा जाता है, बड़े बड़े आंकड़े दिखाई जाते हैं, आंकड़ों की बाजीगरी में, और वो देखा जाता है इतना परसेंट घट गया, इतना परसेंट बढ़ गया, और आम आदमी रोज जो है वो घी, तेल, नून, सब्जी उसमें मरा जा रहा है, गैस की कीमतें बढ़ गई, उसमें कहीं राहत होने की कोई संभावना नहीं दिखाई दे रही है। तो राहत नहीं मिलती हुई दिखाई दे रही है, आंकड़ों की बाजीगरी दिखाई देती है। विजय जी, यहां मैं एक प्रश्न आपसे जानना चाहूंगा। जब वित्त मंत्री साहब बजट पेश कर रहे थे, उन्होंने कहा कि 3 तरीकों से महंगाई कम होगी, एफडीआई आएगा, लोगों को रोजगार मिलेगा, महंगाई कम होगी। दूसरा उनका कहना था विदेशी इंस्टीट्यूट आएंगे, भारत में पैसे का इन्वेस्टमेंट करेंगे, बीमा कंपनियां जैसी कुछ विदेशी कंपनियां आएंगी। और तीसरी चीज, बार बार पांडे जी ने भी एक बात कही कि विदेशों में जो कर्ज दिया जाता है वो 4 से 5, हद से 2 से 4% नहीं, कुछ जगह उनके लोगों के लिए, बाहर अगर विदेशी देश के लोगों को देंगे तो 4 से 5% तक देंगे, अगर विदेशियों को देंगे तो वो भारत में अब आएंगे और कर्ज देंगे। ऐसी स्थिति में क्या स्थिति होगी अगर विदेशी बैंक आकर हिंदुस्तान में कर्ज देते हैं? एफडीआई को लाने की बात करने से वो कहते हैं महंगाई कम होगी। आप सहमत हैं इस बात से या कोई प्रतिक्रिया देंगे इस बात पर? देखिए, मैं तो दुनिया भर का दौरा करता हूं, मैं भारतीय जनता पार्टी के विदेश विभाग का काम भी देखता हूं। मैं चाहे अमेरिका हो, कनाडा हो, फिजी हो,
साउथ अफ्रीका हो या दक्षिण एशिया के देश हो, इनका व्यापक भ्रमण करने के बाद मैंने एक जो चीज को पाया है, भारत भारत है। भारत के अंदर आप विदेशी निवेश को आकृष्ट जरूर कर सकते हैं। पूनम साहब कहते हैं हर सवाल का जवाब मेरे पास है जो विपक्ष जानना चाहता है, जो सवाल खड़े कर रहा है। साथ साथ उन्होंने एक बहुत अहम बात की कि हम एक ही ट्रैक पर हैं, चाहे विपक्ष हो या सत्ता पक्ष हो या हम लोगों, कहीं ना कहीं हम तमाम लोग चाहते हैं कि महंगाई कम की जाए। आप क्या कहेंगे इस बात पर? महंगाई कहां से कम होगी जब देश के वित्त मंत्री शब्दों के जाल में, वन लाइनर्स के अंदर अपने बजटरी भाषण को बांधने की कोशिश करेंगे। महंगाई कहां से कम होने वाली है? अगर करप्शन कम करोगे, करप्शन के ऊपर लिड लगाओगे, तो कहीं ना कहीं महंगाई कम होगी। Every corruption will lead to a corresponding increase in the prices of essential commodities. आम आदमी त्रस्त रहेगा, सैलरीड क्लास त्रस्त रहेगा, सुपर रिच के ऊपर आप टैक्स लगाएंगे, सुपर रिच अपने प्रॉफिट मार्जिन को कम करेगा, ब्लैक मार्केटिंग बढ़ेगी और इंडस्ट्री का ग्रोथ रेट कम होगा, एम्प्लॉयमेंट बढ़ेगी नहीं। यह सरकार आंकड़ों के माया जाल में 9 साल के बाद भी लोगों को इंतजार करने का एक पक्ष रख रही है। हम उससे सहमत नहीं है। पीपल नाउ वांट एक्शन। लोग चाहते हैं इन्फ्लेशन के ऊपर कंट्रोल हो, लोग चाहते हैं देश के अंदर ग्रोथ की दर 5% के ऊपर टिक कर नहीं जाए। अगर चाइना में 12% की ग्रोथ रेट हो सकता है, तो भारत के अंदर 11% या 10% की ग्रोथ रेट क्यों नहीं हो सकती? फिस्कल पॉलिसी पे यह सरकार फेल, पॉलिटिकल पॉलिसी पे यह सरकार फेल, करप्शन के ऊपर यह सरकार पास, महंगाई के ऊपर रोक लगाने में यह सरकार फेल। तो यह सरकार 9 वर्ष के बाद भी, आत्मचिंतन करने के बाद भी आम आदमी को राहत क्यों नहीं दे पा रही? गैस के सिलेंडर के ऊपर राशनिंग होती है, पेट्रोल और डीजल के दाम हर महीने बढ़ते जाएंगे, रेल का बजट 1 साल में 2 बार रेल के भाड़ों में वृद्धि होती है, और फिर ये कहते हैं आम आदमी का साथ, कांग्रेस का हाथ। लेकिन हमें नहीं लगता इनकी कथनी और करनी के अंदर फर्क है कि इस बार हमने किसी तरह का कोई डीजल का रेट नहीं बढ़ाया बजट में, गैस के ऊपर कोई सब्सिडी खत्म नहीं की है। इस बार वो अपनी वाहवाही लूट रहे हैं क्या? के बार बार वाहवाही कहां पे लूट रहे हैं? हर महीने डीजल के, पेट्रोल के रेट बढ़ते हैं। ये इनकी फिस्कल पॉलिसीज का नतीजा है। आज जिस प्रकार से पहले ये एनडीए की बात कर रहे थे, ये इंडिया शाइनिंग की बात कर रहे थे, मैं अपने कांग्रेस के मित्रों को बताना चाहता हूं, गैस के सिलेंडर्स के लिए राशनिंग नहीं होती थी, गैस के सिलेंडर्स के लिए ब्लैक मार्केटिंग नहीं होती थी, गैस सिलेंडर्स के लिए सरकार के द्वारा इंस्पेक्टर राज की घोषणा नहीं होती थी। आज कभी कहते हैं 1 साल में 6 सिलेंडर मिलेंगे, कभी कहते हैं 1 साल में 9 सिलेंडर मिलेंगे, कभी कहते हैं मोबाइल्स के ऊपर हम और टैक्स लगाएंगे। आम आदमी को तो राहत देता हुआ ये कांग्रेस का बजट हमें तो दिखाई नहीं देता है। बिल्कुल रतन जी, आपके पास भी आऊंगा, लेकिन यहां मैं पांडे जी एक सवाल आपसे जानना चाहूंगा। कांग्रेस कहती है अच्छा बजट है, कहना लाजमी भी है, उनका बजट है, लेकिन बीजेपी साफ तौर से नकार रही है। अगर मैं आपको एक पत्रकार के हिसाब से देखूं, आप इस बजट को अपने नजरिए से देखें, तो कुछ चीजें राहत की भी नजर आती हैं आपको? देखिए, कुछ बातें विजय जॉली जी की जो हैं वो बिल्कुल तार्किक हैं और मैं उनसे सहमत हूं, लेकिन अगर मैं निष्पक्ष भाव से देखता हूं तो जो वैश्विक मंदी की स्थिति थी उससे निपटते निपटते आज जो स्थिति आई है, जैसा कि वो कह रहे थे कि आप सिलेंडर पे भी वो लगा रहे हैं, उस पे भी कंट्रोल करने लग गए, ये खर्चा कम कर रहे हैं, वो खर्चा कम कर रहे हैं। मैंने इनसे भी कहा कि राहत होती हुई नहीं दिख रही है। आज जो कदम चिदंबरम ने उठाए हैं लॉन्ग टर्म व्यवस्था को पटरी पर लाने के लिए, वो पहले उठाया जाना चाहिए था 3-4 साल पहले। आज ये बात क्यों हो रही है कि हम राहत दे रहे हैं, चाहे महिलाओं को, बच्चों को? महिलाएं इस देश में आज पहली बार आई हैं, या सोनिया गांधी की सरकार पहली बार आ गई है? महिला यूपीए चेयरपर्सन की सरकार तो 9 साल पहले आ गई थी। उस 9 साल पहले ही महिलाओं के लिए बैंक और फंड और ये वो, कोई निर्भया कांड होगा तो हम उसके लिए एक फंड, चूंकि लोगों को एक मैसेज देना है, इसके लिए किया जाएगा। आज मार्बल पे आपको छूट लग रही है या किसी चीज पे लग रही है, पहले दिया जाना चाहिए था। चाइना से जो हमें उत्पादन को लेके या चीजों को, आयात को लेके जो चुनौती का सामना भारतीय उद्योगों को करना पड़ रहा है, क्या ये चुनौती आज इस साल 2012-13 में आ गई है? ये 8 साल 10 साल पहले नहीं थी। तो ये चुनौती तो पहले ही टैकल करनी चाहिए थी। आज तो आम आदमी देख रहा है कि उससे तत्काल राहत किस चीज के लिए मिल रही है। शिक्षा को लेके मिल रही है, घर बनाने
को लेके मिल रही है, रोजी रोटी के लिए मिल रही है, रोजगार के साधन उपलब्ध हो रहे हैं, इंटरेस्ट रेट आप बैंकों के कम कर रहे हैं, क्या चीजें कम हो रही हैं? कम कुछ नहीं हो रहा है। इसीलिए फौरी तौर पर सरकार को ऐसे कदम उठाए जाने चाहिए थी। आप जो रेलवे के भी भाड़े बढ़ा रहे हैं, सब चीजों के बढ़ा रहे हैं, कम कुछ नहीं कर रहे हैं ना। इसलिए आप ठीक है कि ये चिदंबरम ने लॉन्ग टर्म पर्सपेक्टिव में व्यवस्था को, आर्थिक अर्थव्यवस्था को पटरी पर लाने का प्रयास जरूर किया है, लेकिन तत्काल राहत नहीं है और ये बहुत पहले कदम। बिल्कुल रतन जी, दोनों लोगों के जवाब पे मैं चाहूंगा संक्षेप में कहें, क्योंकि विजय जी से भी हम चाहेंगे आपका रिएक्शन ले। दो चीजें हैं। नंबर एक तो यह है कि कुछ अवसर ऐसे होने चाहिए देश के अंदर कि जहां पर हम पक्ष और विपक्ष से ऊपर उठकर देश के लिए सोचें। कुछ मुद्दे ऐसे होने चाहिए जिस पर सबकी सर्वानुमति और सहमति बननी चाहिए। जहां तक पैसे के पिलफरेज का सवाल है, कितना पैसा चलता है, कितना पहुंचता है, ये एक राष्ट्रीय मुद्दा है, ये किसी एक पॉलिटिकल पार्टी का मैं मुद्दा नहीं मानता, और इस पर सबको बैठकर सोचना चाहिए और इसके ऊपर सख्ती से सभी एक मिनट विक्की जी, इस पर सभी लोगों को बैठ के इसके तरफ कदम उठाना चाहिए और जो भी कदम जो उठाए उस कदम का राष्ट्रीय हित के अंदर समर्थन किया जाना चाहिए। एक सवाल मैं यहां पूछना चाहूंगा, मुझे एक मौका दीजिए, एक सवाल मौका। इस मुद्दे पर मैं एक सवाल पूछना चाहूंगा। पिछले लगातार कई सालों से ये मांग हो रही है कि ब्लैक मनी जो विदेशों में रखा हुआ है उसको देश में लाया जाए। आज तक इस सरकार ने ऐसा कोई कदम क्यों नहीं उठाया कि उस ब्लैक मनी को लाया जा सके? बहुत सारी समस्या का समाधान तो उससे हो जाता है। ऐसा है कि आपने कागजों में कार्रवाई करने की बात जरूर करी है, लेकिन प्रैक्टिकली तो कुछ नहीं हो रहा। बात नहीं, मैं रतन जी, मैं इसी बात पर, रतन जी, इसी ब्लैक को कम करने के लिए जो इस बजट के अंदर, सुपर रिच लोगों पर जो आपने बजट के अंदर जो प्रोविजन किया गया है कि आधार कार्ड के ऊपर बिचौलियों को खत्म करने के लिए सीधा गरीब आदमी तक पैसा पहुंचे और जो बीच का भ्रष्टाचारी का एक पूरा का पूरा तंत्र, उस तंत्र को ध्वस्त करने की बात की जाए, मैं सोचता हूं कि उस दिशा में उठाया गया ठीक कदम है। जहां तक उसकी बात आप करें, क्यों नहीं इस देश के अंदर 1947 के अंदर, 1948 के अंदर जब हम स्वतंत्र हो गए थे, उसी समय परमाणु का विस्फोट कर लिया गया? क्यों नहीं? आज क्यों कॉलेज बनाए, आज क्यों 6 एम्स बनाए जा रहे हैं? 1952 के अंदर क्यों नहीं बना दिए गए? उसमें भी तो लोग, उसमें भी लोग बीमार पड़ते थे। आप देखिए, प्रोसेस जो होता है, प्रगति का जो प्रोसेस होता है, वो कंटिन्यूएशन में होता है। जो काम हम आज कर रहे हैं, हो सकता है 10 साल के बाद वो विजन तो दिखाई दे रहा था, आज तो विजन भी नहीं दिखाई दे रहा है। इतनी उतावलापन है कि आप किसी बात को सुनना नहीं चाहते। मेरे लगता है कि मैं बड़े धैर्य के साथ आपकी जो प्रामाणिक और गैर प्रामाणिक बातों को सुनता रहा, तो आप थोड़ा सा धैर्य रखें, मुझे अपनी बात को कहने दीजिएगा। मैं ये कहना चाह रहा हूं कि देखिए, अभी आप रोजगार पैदा करेंगे, आदमी के लिए रोजगार पैदा करेंगे। हमारे देश के अंदर स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज जो है वो ग्रो नहीं करना चाहती थी। क्यों नहीं ग्रो करना चाहती थी? जैसे ही वो एक लिमिट को क्रॉस करते हैं, उसको जितने टैक्स के बेनिफिट थे वो सारे वापस हो जाते थे। उसकी कैपेसिटी होने के बाद भी वो ग्रो नहीं करते थे, सिर्फ इसलिए उसको टैक्स के बेनिफिट नहीं मिलते थे। इस बजट के अंदर एक चिंतन आया कि यदि आप स्मॉल स्केल इंडस्ट्री से ग्रोथ कर उस लिमिट को क्रॉस करते हैं तो भी 3 साल तक हम आपके बेनिफिट वापस लेंगे। क्या ये इंसेंटिव नहीं है? रतन जी, आप मेरी भी बात सुने। आप कह रहे हैं चिंतन आया, लेकिन इस वक्त तो जरूरत चिंता करने की है, और वो भी सामने चिंता नहीं, हम चिंता है तभी ये प्रोविजन है। बिल्कुल, चिंता है तभी ये प्रोविजन है। बिल्कुल विजय जी, कहीं ना कहीं रतन जी कहते हैं कि अब विपक्ष और सत्ता पक्ष की इन चीजों को हटाकर हमें देश हित में सोचना चाहिए। कुछ जगहों पर, कुछ मुद्दों पर हमें एक दूसरे के खिलाफ ना खड़ा होकर साथ खड़ा होना चाहिए। क्या कहेंगे आप? इनको किसने रोका था पिछले 9 साल में चिंता और चिंतन करने से? इनको किसने रोका है बिचौलियों को, ब्लैक मार्केटर्स को बीच में से हटाने के लिए? इस सरकार को किसने रोका है कि बाहर विदेशों में, स्विट्जरलैंड में जो काला धन है, उस काले धन को भारत में लाने के लिए प्रभावी कदम उठाने से? मेरा यह मानना है कि इस कांग्रेस की यूपीए लेड गवर्नमेंट में पॉलिटिकल विल ही नहीं है। यह तो पीस मील के अंदर आज अगर आग लग जाती है, उस आग को बुझाने का काम करो। ये कोई लॉन्ग टर्म फिस्कल पॉलिसीज के आधार के ऊपर इस सरकार ने देश की पीसमील समस्याओं से निपटने का, उनका समाधान करने का कोई यत्न नहीं किया। अगर यत्न किया होता तो अपने 10 वर्ष के कार्यकाल में 9वें वर्ष के अंदर गैस के सिलेंडर्स की राशनिंग जैसा एंटी आम आदमी का कदम नहीं उठाते।
उसके ऊपर मेरे मित्रों को क्या कहना है? एक सवाल विजय जी, एक सवाल जानना चाहूंगा। आप तमाम चीजें जिस तरह से बता रहे हैं कि बजट में कहीं ना कहीं सोच नजर नहीं आती है, कैसा फ्यूचर विजन नजर नहीं आता जिसे देखकर हिंदुस्तान आगे बढ़ेगा या तरक्की होगी, वो नहीं नजर आ रहा है। लेकिन क्या यह कहना उचित होगा कि कुछ भी सही नहीं है? अगर सुपर रिच लोगों पर 10% टैक्स बढ़ाया गया, उससे फायदा तो हिंदुस्तान को मिलता नजर आता ही है। लेकिन वो वो उनकी चिंता के कारण है। इनकी चिंता उन्हीं 1 करोड़ से ऊपर वाले लोगों की है। देखिए जी विजय जी, मेरा ये कहना है, अगर एम्प्लॉयमेंट, देखिए ये जो मर्जी कहते रहे, अगर आप रिच के ऊपर, सुपर रिच के ऊपर टैक्स के एडिशनल डोजेस लगाएंगे और अपना कैपिटल एक्सपेंडिचर कम नहीं करेंगे, अपना जो मिसमैनेजमेंट का जो पैसा आप खर्च कर रहे हैं उसके ऊपर कमी नहीं लगाएंगे, इस प्रकार के आप सैकड़ों कदम उठा लीजिए, इकॉनमी सुधरने वाली नहीं है। आज इतने बड़े बड़े जो घोषणाओं का ये वादा कर रहे हैं, क्या उनके कारण आज देश का सेंसेक्स ऊपर उठा या नीचे गिरा? मेरे कांग्रेस के मित्र उसके ऊपर अपना वक्तव्य दे। आज मार्केट का कॉन्फिडेंस क्यों ऑल टाइम लो है इस सरकार की फिस्कल पॉलिसीज में, फाइनेंशियल पॉलिसीज में और इस सरकार की आम आदमी के हित में प्रतिबद्धता पर? उसका जवाब मेरे कांग्रेस के मित्र दे। मैं इनको सलाम करने को तैयार हूं। ऐसा है कि देखिए कि आप किस आधार पर किस चीज का इवैल्यूएशन कर रहे हैं, ये बड़ा हास्यास्पद लगता है। मैं कॉमर्स का स्टूडेंट हूं, इकोनॉमिक्स का स्टूडेंट हूं, मैं मार्केट की पूरी स्ट्रेटेजी, शेयर मार्केट किस तरह से काम करती है, उस सारी स्ट्रेटेजीज को जानता हूं। शेयर मार्केट जो है केवल आर्थिक मुद्दों से या बजट से तत्कालिक रूप से प्रभावित होती है, इसलिए गिरती उठती है, ऐसा कुछ नहीं होता है। आपका बजट बहुत अच्छा हो और कोई विश्व के अंदर एक ऐसी घटना हो जाए जो कहीं पर सेंसिटिव, उसके बाद भी आपकी शेयर मार्केट गिर सकती है। आपका बजट बहुत बुरा हो और कोई एक ऐसी सेंसिटिव घटना घट जाए जिससे लगे कि तो उससे शेयर मार्केट जंप कर जाती है। दूसरी बात क्या है, जिस सेंसेक्स की हम बात करते हो, कितने शेयर्स को देखकर सेंसेक्स बनता है? कुल 65। जहां शेयर मार्केट के अंदर हजारों शेयर की ट्रेडिंग होती है, वो केवल 65 शेयर कंपनियों के बॉक्सेस से तो सब चीज। तो आप शेयर के इंडेक्स की बात को छोड़ दीजिए। शेयर के इंडेक्स से देश की इकोनॉमी का या बजट का सर्टिफिकेट अगर हमने वहीं से लेना है तो फिर मुझे तरस आता है कि हम किस दशा के अंदर जा रहे हैं। दूसरी बात कि मेरे कहे को आप एक ठीक तरह के प्रोस्पेक्टिव में उसको समझने की आवश्यकता है। बीकॉम अल्टीमेटली एलएलबी रहा हूं, मैं श्रीराम कॉलेज ऑफ कॉमर्स से पढ़ा हूं। आम आदमी की समस्याएं सेंसेक्स से हो या आम आदमी का महंगाई कम होने के ऊपर उसके पक्ष में हो, उससे पूछिए, वो आपको बताएगा। ऐसा है कि आज इसी गवर्नमेंट ने 3 महीने पहले जो महंगाई का रेट 11% 12% था, आज वो 7% पे आया है। इसी गवर्नमेंट से आया है। इसी गवर्नमेंट ने 3 महीने के अंदर इस महंगाई के दर को हम कहां से महंगाई कम हुई है, आपको जो महंगाई कम हुई है, आप वो आंकड़ा भी इसी गवर्नमेंट का था, इसी इंस्टीट्यूशन से आया था। अल्टीमेटली 10% महंगाई कम हुई है, वो आंकड़ा कहां से आया था? लेकिन महंगाई की बात करिएगा। आज इतना बड़ा झूठ मैं चैनल के ऊपर सुनने को तैयार नहीं हूं। नहीं, आप भी तो आज 7% महंगाई की दर है, इस बात से कौन इंकार कर सकता है? आज फिस्कल का जो हमारा डेफिसिट है उसको 5% पे कंटेन किया, अगर आगे उसको कम करने की बात की जा रही है। क्या फिस्कल डेफिसिट को रोकना देश की तरक्की के लिए? दाम कम नहीं हुए, डीजल के दाम कम नहीं हुए, आटे के दाम कम नहीं हुए, एक प्रश्न पूछना चाहता हूं कम नहीं हुए, कि गैस के दाम कम नहीं हुए, आज डीजल के दाम, आज पेट्रोल के दाम यदि दिल्ली में कम नहीं हुए या केंद्र में कम नहीं हुए, तो जो स्टेट सरकारें हैं जो डीजल के दाम और पेट्रोल के दाम जनता के हित के इतने बड़े उसके लिए जिम्मेदार है, क्या उन्होंने उसके लिए उसके लिए यदि आज दिल्ली गवर्नमेंट महंगाई बढ़ी है, बात कर रही है, सरकारें जिम्मेदार है, केंद्र की सरकार का फॉलोअप कर रही है। इसका मतलब यह है कि आम आदमी आपकी चिंता में नहीं है, शोर मचाना के अंदर करप्शन के चार्जेस नहीं है। नहीं, वो कर्नाटका में नहीं है। कर्नाटका में करप्शन का चार्ज नहीं था, जब तो मुख्यमंत्री जी बोले तो शोर मचेगा, कांग्रेस बोले झूठ बोले तो वाहवाही होगी। बहुत मध्य प्रदेश में बहुत बढ़िया, सलाम है कांग्रेस की झूठी सरकार को, सलाम है फाइनेंस मिनिस्टर साहब को, सलाम है कांग्रेस के इन मित्रों को जो आम आदमी के हित में बात करते हैं, झूठ बोलते चले जाते हैं। चलिए, अगर हम इस माहौल को थोड़ा सा, जॉली जी, रतन जी, अगर इस माहौल की अगर हम बात करें, ऐसा लग रहा है कि हम पॉलिटिकल इश्यूज में बजट कहीं ना कहीं हो रहा है। विजय जी, आपने एक बहुत अच्छी सवाल उठाया है कहीं ना कहीं कि अगर महंगाई कम करने की बात करती है उसकी कोई वजह